मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसी की वजह से आप देखिए इंडियन मार्केट्स में आज 2.5 से 3% की मजबूती के साथ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मजबूती के बीच में कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पे 20% के अपर सर्किट लगे हैं, उस बीच आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके सवालों के जवाब, प्राइमरी मार्केट का एक्शन और चुन चुन के ये कुछ खास चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारे साथ करेंसी और सोने चांदी का जो मूवमेंट है उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि सोने चांदी में ये जो उथल पुथल हो रही है उसका इम्पैक्ट कैसे समझना चाहिए और कैसे आपको अपनी रणनीति सोने चांदी में भी बनानी चाहिए। सबसे पहले आज का कारोबार, उसके ऊपर नज़र डालिए। आज हमने देखा बड़ा गैप अप हुआ इंडियन मार्केट्स में और उसके बाद मुनाफा वसूली हुई और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा ठहराव, एक संभलने की कोशिश आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स में साफ तौर पे दिख रही है। और निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 25,800 ये लेवल है जिसके आसपास हम सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं या ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुले थे गैप अप 26,341 तक उछले हम, और उस 26,341 तक हम उछले हैं और उसके बाद हम 25,641 तक फिसल भी गए थे और 25,800 के आसपास हम समय बिता रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा भी, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो नया रिकॉर्ड हाई आज लगा है 61,764 का, और उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे में 59,793 ये लेवल भी है जहाँ तक हम फिसल गए थे, और 60,100 60,150 के आसपास समय बिताने की कोशिश आपको निफ्टी बैंक करता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है एनएससी का जहाँ पे आज हमने बढ़त नहीं देखी, सारे सेक्टर पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मजबूती कैपिटल मार्केट, बाजार से जुड़ा हुआ जो तबका है उसमें दिख रही है, रियलिटी और फाइनेंशियल, इन सेक्टर्स में ज़्यादा मजबूती आपको नजर आएगी। मिड कैप इंडेक्स 5% तक उछला है और उछलने के बाद थोड़ी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्रेशर वाली स्थिति बनी है, मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन अभी भी 3% के आसपास के गेंस बरकरार रखने में ये कामयाब है। अब एनएससी का एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, ऑलमोस्ट 2700 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे मजबूती है, केवल 350 शेयरों में हम मजबूती देख रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है आज के सेशन में, क्योंकि चढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है और चढ़ने वाले शेयरों के साथ साथ आप देखिए सर्किट लगे वाले जो शेयर हैं उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अपर सर्किट लगा है आज कुछ 158 शेयरों में, 32 शेयरों में लोअर सर्किट भी लगा है। तो अपर सर्किट वाली बात कहाँ से आ गई, क्योंकि टेक्सटाइल, केमिकल, श्रिम्प, ये वाली जो कंपनीज है खासतौर पे जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, इनमें आज हम देख रहे हैं कि 20% तक के अपर सर्किट लगे। इनफैक्ट कई स्टॉक्स तो खुले ही अपर सर्किट के लेवल पे थे, तो इसकी काफ़ी महत्वता है। आगे इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन बाजार पर फोकस करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। ये जो नया रूप लेकर आए हैं ये बजट से प्रभावित है या फिर जो कल डील हुई है उससे? मैं वही सोच रहा था संदीप जी कि लगभग ऑलमोस्ट 8-9 महीना तो हो ही चुका है। सुबह आके मतलब जब भी आपके साथ शो होता है एक क्वेश्चन तो सर एकदम कॉमन है कि सर डील कब होगा, ये आपकी तरफ से रहता है। बस वही है, ये क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन का एंड हो चुका है। देखिए जिस तरीके से डील हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड कहीं ना कहीं बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। सो अब देखिए क्या हो गया, रशिया का के साथ भी कुछ ना कुछ डील हुआ है, जो कि बाद में वो नहीं आया था, कुछ ना कुछ सामने न्यूज। और उसके बाद एयू के साथ इंडिया का डील हो गया। अब जो मदर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल डील्स, कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इसीलिए आप देखेंगे मार्केट का जो स्टार्टिंग था, ओपनिंग था, हमने पैनिक सेलिंग देखा है मार्केट में, पैनिक बाइंग भी आज देखा है सुबह सुबह। जिस हम्म। तरीके का पैनिक बाइंग था मार्केट में, इसके इसीलिए थोड़ा बहुत मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए नीचे आया है, जो कि नेचुरल बात है, होना भी चाहिए। मतलब इतना टाइम का एक लंबा बातचीत वो नहीं हो पा रहा सब। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सर बेनिफिट क्या होगा पता है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप देखेंगे जिस तरीके से रूपी लोज बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने 92 के आसपास भी देखा। सो जिस अभी मुझे लगता है कि एक बार 89 भी आएगा, 88.85 भी आएगा, उससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूं। कहीं हम्म। ना कहीं ग्लोबली अगर हम देखेंगे थोड़ा मूड माहौल भी अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि एफआईआई भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि ट्रम्प साहब के सिग्नल के लिए, क्योंकि उनका मूड स्विंग होता है। कहीं ना कहीं हम देखे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि गुड फ्रेंड्स, ग्रेट लीडर नरेंद्र मोदी जी, और कभी बोल रहे हैं कि नहीं,
ये तो डेड इकोनॉमी है। सो कहीं ना कहीं फाइनली ये हो गया है। और मैं बोलूंगा नेगोशिएशंस तो सर हम सबको ही पता है कि बहुत टाइम से चल रहा है, हम्म। लेकिन जलवा है मोदी जी का। एंड जिस तरीके से ऑब्वियसली देखिए सब तो बातचीत पूरा सब कुछ नहीं हो पाता है, जैसे कि उन्होंने भी कंडीशन दिया है कि रशिया से जो हम ऑयल खरीद रहे थे वो अभी वेनेजुएला से लेना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं वो एक वन टाइप्स ऑफ, इससे वन टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन टाइप्स ऑफ कोलाबोरेशन, दिस इज ए विन विन सिचुएशंस, क्योंकि यूएस के साथ जब तक ये डील नहीं होगा ना तब तक ग्लोबली एक माहौल, एक छवि वो जो है वो सही नहीं हो रहा था। अब मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे जिस तरीके का बजट में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड कैपिटल, स्पेशली कैपिटल्स मार्केट, जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है उनके लिए थोड़ा बहुत हुआ था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता था कि मैं आज डिसअपॉइंट कर रहा हूं बजट में, विद इन द 48 आवर्स देखिए डील आ गया। सो अब ना लोग भूल जाएंगे एसटीटी जो इंक्रीज हुआ है। सो हम्म। कहीं ना कहीं मूड माहौल ये जो है बदल रहा है। सो आई डोंट थिंक अभी कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे बाइंग होना चाहिए। आज सुबह सुबह जो सीन हमने देखा है ये पूरा पैनिक बाइंग था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे ही प्राइस एडजस्ट हो गया है अभी, और हमने देखा भी है नीचे डीप 25,700 के नीचे भी आ गया था, फिर से हम्म। ऊपर 25,790। मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा बहुत हमारे पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने का जरूरत भी है। कुछ ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक हमें काम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल व्यू संदीप जी अभी पॉजिटिव ही है। चलिए ठीक है, तो भी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें आप देखेंगे तो आज प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब जैसे आपने हाईलाइट किया भी सर कि रशिया की बजाय अब हमें वेनेजुला से तेल खरीदना पड़ सकता है या फिर खरीदना होगा। $500 बिलियन के आसपास की डील में बातचीत हुई है कि हमें इतना एनर्जी प्रोडक्ट्स वहाँ से लेने होंगे। तो सर ये एक चिंता की बात है क्या, रशिया वाला जो सस्ता तेल आ रहा था वो वेनेजुला से इनको रिप्लेस करना पड़ेगा या कुछ और फैक्टर्स हैं? ऑब्वियसली नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये तो थोड़ा टेंशन है। हम्म। टेंशन इसलिए है क्योंकि जब हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस था। अब जब हम्म। वेनेजुएला से परचेज करेंगे वो डिस्काउंटेड नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट टर्म एक रिएक्शन बोलूंगा, या तो शॉर्ट टर्म एक सेंटीमेंट के हिसाब से नीचे अभी थोड़ा आया है। पर्टिकुलर जितने भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स हुए, अपना चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, एक्सेट्रा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक सेंटीमेंट के वजह से खराब हो रहा है। ये तो आगे अभी सर क्लैरिटी है नहीं कि कितना क्या प्राइस है, क्या होगा डिटेल्स में, क्योंकि उतना क्लैरिटी अभी आया नहीं। जैसे जैसे क्लैरिटी आता रहेगा तो हम आगे एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अभी एक टेंशन यहाँ पे है। लेकिन एक जगह टेंशन है, चार जगह और बेनिफिट है, तो हम एक जगह क्यों देखें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज वन काइंड ऑफ थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस, थोड़ा बहुत विन विन सिचुएशन, तो ये होना चाहिए था। तो अगर हम देखेंगे भी एक जगह अगर नेगेटिव हो भी रहा है तो हम्म। दूसरे और तीन चार जगह पॉजिटिव हो रहा है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और बाकी तो सर वेनिजुएला से तो मुझे लगता नहीं कि इजीली डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा, डबल दाम देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो वो सर आगे एक बार बात करने जैसा सिचुएशन रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर ये सारे कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत एक प्रेशर बन सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज इनमें प्रेशर देखने को मिल भी रहा है। चलिए दर्शकों के सवाल जवाब मैं लेने का सिलसिला शुरू करता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, क्योंकि एकाएक कल रात से, यानी कि कल की जो क्लोजिंग है उससे आज में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। तो आप भी अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए 9311211874। चाहें तो आप फ़ोन लाइन के ज़रिए डायरेक्ट ही हमारे साथ जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके सवाल हम शामिल कर लेंगे शो में। और बाकी माध्यम तो है ही हैं सोशल मीडिया वाले, यूट्यूब के ज़रिए भी आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। जैसा हमें मिल भी रहे हैं काफ़ी सारे सवाल, हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवालों से मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ। सुशील जी ये कह रहे हैं कि गरवारे हाईटेक सर 20% प्रॉफिट, मैं इसमें होल्डिंग है मेरी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इसमें 4200 और 4800 का है, तो आप बताइए कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट इफ़ इट ओपन्स गैप डाउन टुमारो। तो सर डर ये है
कि ये दो 20% का सर्किट लगा है इसमें गरवारे हाईटेक में, ये कहीं कल गिरावट में ना बदल जाए। तो वैसे ये कह रहे हैं कि मेरा 4200 से 4800 रुपये का टारगेट है, तो इनको थोड़ा गाइड कीजिए सर। दूसरा रेन इंडस्ट्रीज, ये कह रहे हैं कि मेरी एंट्री है 175 रुपये पर और टारगेट 195 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीएमडीसी भी है, एंट्री कह रहे हैं 575 की और टारगेट एक वीक में 624 रुपये का। सर ये जस्टिफाई करने के लिए या फिर पुष्टि करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये भी स्टडी करते हैं टेक्निकल्स को, ज़रा इनको गाइड कर दीजिए। देखिए, अभी तो 20% का सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है संदीप जी, एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का बाइंग प्रेशर है, 1,47,538 क्वांटिटी बाइंग पे है, सेलर्स कोई है ही नहीं। सो अभी आप वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि कल अगर आज ऐसे प्रेशर में क्लोजिंग होता है तो कल सुबह सुबह हम देखेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में एक 8 to 10% का मूव करेंट जोन से भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार 4,150 एंड 4,300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और सेकंड स्टॉक आपने बताया है रेन इंडस्ट्री। सो जी रेन इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी बने रहना चाहिए। अभी 160 के अराउंड प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक जिस तरीके का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है नीचे के लेवल से और फिर से यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग आ रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि 150 145 के आसपास जो एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आया था बीच में, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 185 190 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सर, और एक स्टॉक आपने बताया था क्या नाम? जीएमडीसी था सर, ये कह रहे हैं कि 575 पे अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे एक हफ्ते में 624 मिल जाएगा। ओके। देखिए, मुझे लगता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपको बाई कर लेना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। अगर किसी के पास है, अब बने रहिए। अभी बाइंग जोन के आसपास ही है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है। हमारा व्यू इसमें यही है कि अगर आप 6 से 8 महीना टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक एक बार 950 1,000 जाने के लिए रेडी हो सकता है। बहुत बढ़िया फंडामेंटल है। और कहीं ना कहीं इस जो पुल बैक है, इस पुल बैक में आपको बाइंग भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं और आपको 950 से 1000 रुपये तक के लेवल्स जीएमडीसी के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये इन तीनों शेयरों की बात होगी। द म्यूजिक पांडा के नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर हैं सर, ये कह रहे हैं कि कैन आई बाय एसीसी एट दिस लेवल? आप गाइड कीजिए सर, अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है एसीसी में तो। देखिए, एसीसी बहुत ही बढ़िया काउंटर है और मुझे लगता है कि आपको अगर बाई करना है तो आप बिल्कुल करके जा सकते हैं, लेकिन व्यू थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा आपको, मिनिमम 1.5 से 2 साल का। उससे पहले अगर आप आपका व्यू है ना, तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देंगे, 6 8 महीने भी टाइम देते हो, तो मिनिमम आपको 2,000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। इस केस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना चाहिए 1,350 के अराउंड। 1350 के आसपास कम से कम आप व्यू जो है ना लॉन्ग टर्म का रखें, 1.5 से 2 साल का। सर अगर आपको सीमेंट अच्छा लगता है एज अ पैक, तो क्या एसीसी उसमें बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने पूछ लिया, या फिर कोई और स्टॉक है आपके जहन में? कोई और स्टॉक है तो अभी देखिए संदीप जी, मार्केट का माहौल जिस तरीके से थोड़ा बहुत खराब था और एक दिन का अभी थोड़ा मूड चेंज हुआ है। सो मैं अभी भी लीडर्स के साथ ही जाना पसंद करूंगा, लार्ज कैप के साथ। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक बढ़िया स्टॉक है। और अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम लास्ट देखेंगे, लास्ट 3 से 4 महीने का जो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था, तो उसके बाद अभी चलने के लिए रेडी हो रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। सो मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए। इजीली आपको 16,500 17,000 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट बाई करके जाइए। एक 10,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए विद टारगेट ऑफ 17,000। प्रदीप सर इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सर, आपने ये कन्वर्सेशन सुनाई, बनर्जी साहब अभी कह रहे थे कि ये जो गिरावट हुई है सोने चांदी में, ये एक एक्यूमुलेशन का, खरीदारी करने का, निवेश करने का मौका है विद अ राइडर, कि आप लेवरेज पोजीशन मत लीजिए, निवेश कीजिए तो अपने पैसे से फिजिकली या फिर आप ईटीएफ्स के जरिए खरीदिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, अगर चांदी यहाँ से और चलनी है या सोने में आपको आना है, तो हिंदुस्तान जिंक फिर इससे जुड़ा हुआ स्टॉक है, क्या उस पर बुलिश व्यू है आपका? जी संदीप जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में एक क्रैकडाउन आया था। एंड हिंदुस्तान जिंक अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 628 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार ना
आपका व्यू थोड़ा बहुत लंबा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू तो नहीं होना चाहिए। हम्म। और ऑलरेडी हमने देखा 740 से नीचे आ गया था, एक बढ़िया वैल्यूएशंस में आ गया था 540 के रेंज पे। तो 628 है, स्टैगर मैनर पे होल्डिंग करने का सलाह रहेगा। 580 575 कभी भी आता है नीचे, फिर से एक बार बाइंग कीजिए नीचे पे। ठीक है, तो लंबा नज़रिया आपको रखना चाहिए जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की बात है। मैं ना सर आपसे दर्शकों के सवाल ले रहा था, इस बीच बैनर्जी साहब से हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो आगे जो और सवाल हम तक पहुँच रहे हैं ना सर, उसमें मैंने जो सवाल आप तक लिए थे उसमें हमने सुशील जी का सवाल ले लिया था और द म्यूज़िक पांडा का ले लिया था। अब सर श्री ओम दलाल जी का सवाल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। सर कह रहे हैं कि पराग मिल्क में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? और जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर ऑलरेडी इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर 545 पर। आई थिंक कुछ टाइपो होगा, आई थिंक 345 होगा। क्या एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर? एक तो सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी एवरेज करना है या नहीं, और पराग मिल्क में फ्रेश एंट्री का व्यू दीजिए। देखिए पराग मिल्क, सर मुझे लगता है कि एक बार ना वेट करना चाहिए। अभी जिस तरीके से हमने देखा, एक डाउन ट्रेंड में है। और अभी अगर हम 100 मूविंग एवरेज प्राइस भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 282 के आसपास है। एंड 200 भी मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 263 के आसपास है। तो एटलीस्ट 265 270 क्रॉस करके एक बार सस्टेन अगर करता है प्राइस, तो देन मुझे लगता है कि आपको पोजीशन एकोमुलेशन या तो बाई करना चाहिए। लेकिन अनटिल दैट एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी बताया आपने, राइट? जी, एवरेजिंग करने के लिए पूछ रहे हैं सर। नहीं, अभी भी एवरेज करने का सलाह मेरे तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस है इसके नीचे ही है। और कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी भी नेगेटिव ही है। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। अबव 500 एक बार बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन नीचे एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की भी बात कर रहे थे, मेरे को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लगा, जिस वजह से मैंने टाइपो बोला। फिर ठीक है, फिर इनका प्राइस 545 रुपये का हो सकता है, मुझे लगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा था, सॉरी। सर सुरेंद्र कौर घुमन जी का सुपर चैट के जरिए सवाल आया है। कह रहे हैं कि कैनरा बैंक के मेरे पास 4415 शेयर हैं 115 रुपये के दाम पर। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिया है, शॉर्ट टाइम अपसाइड के लिए अगर लिया है तो क्या रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? शॉर्ट टाइम में इमीडिएट लेवल पे आपका व्यू मार्केट में एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है। और ऐसे वॉलेटाइल बाजार पे एकदम एकदम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बनता है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, जो कैनरा बैंक का 100 मूविंग एवरेज प्राइस है 140, आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। और व्यू मेरा थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव है। डिस्क्लेमर, हमारे पर्टिकुलर स्टॉक हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है, मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि जो रिसेंटली बजट में भी अनाउंसमेंट आया है कि एक न्यू कमिटी गठन होगा, तो कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम। ये 2 4 5 दिन का काम है नहीं। तो बने रहेंगे थोड़ा लंबा, तो बेनिफिट होगा इसमें। ठीक है, नहीं मतलब इनका व्यू शॉर्ट टर्म का था, जो मैं सवाल इनका समझ पा रहा हूँ ना सर, क्योंकि 115 पे लिए हैं, 147 48 आ गया तो मन में। 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। 140 पे 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो अगर 100 मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे आता है, सो देन स्टॉक ना 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने के लिए जाता है। अब 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके सपोर्ट है 129 पे, क्योंकि आपका बाइंग 115 में है। सो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा नीचे आ जाता है कभी भी, तो बाई चांस आपका हाँ, वही नुकसान। दुविधा मन में वही है कि मुनाफा हो रहा है ले लें। ट्रम्प साहब का तो कुछ वही है, भरोसा नहीं। लेने के लिए मैं अभी प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सर देखिए हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में हमने रखा है। तो ऑब्वियसली मैं इसमें बुलिश ही हूँ, तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी राय दिया है लॉन्ग करने का, तो नहीं नहीं, प्रॉफिट बुक। मैं आपकी बात समझ गया सर। मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 4415 शेयर हैं, तो उसमें से अगर थोड़ा कुछ बुक कर लें। ये ज्यादा क्वांटिटी है तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि पार्शली सही। आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा। एक देखिए, आज भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आया है, और जी। ये डील भी ट्रेड डील कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी। तो इतने बुरे दिनों में अगर आप कैनरा बैंक के साथ रह सकते हो, अब जब ट्रेड डील हो गया, यू के साथ अपना इंडिया वाला डील हो गया, बजट चला गया, और थोड़ा वेट करके जाइए ना, क्या इशू है? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात भी। मैं ना सर इनका मतलब जो
इमोशंस होंगे इनके अंदर। मुनाफा चूंकि दिख रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने क्या फील करके या क्या महसूस करके ये सवाल भेजा है। खैर, श्रवण सिंह जी का सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि मैंने 3 स्टॉक्स ले लिए हैं, एक ई क्लर्क्स, दूसरा जेके टायर्स और तीसरा अवंती फीड्स। इन सब में एंट्री ले ली है, आप टारगेट प्राइस सजेस्ट कीजिए, यानी कि कब मुनाफा वसूली करें। ई क्लैक्स मुझे लगता है कि 5,500 एंड एक बार करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास नहीं है हम बाई करके भी जा सकते हैं। 5,500 6,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, एक बार वेट करके जाइए। जेके टायर्स हमने आई थिंक 2 हफ्ता पहले कॉल भी दिया था। जेके टायर्स में एक ब्रेकआउट आया है, डेली वीकली मंथली चार्ट पे आप देखेंगे 530 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। आज तो थोड़ा पैनिक बाइंग हो रहा था तो उसके चलते थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, नीचे फिर से आ रहा है। लेकिन जेके टायर्स फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि 750 800 से पहले बेचना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। सेकेंड आपने बताया अवंती फीड, राइट? जी जी। ओके, देखिए अवंती फीड में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक पुल बैक यहाँ पे आया था और बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, मैं तो बोलूंगा बने रहिए बिल्कुल। देखिए इतना बढ़िया स्टॉक, गिरा भी जिस टाइम पे आया था नीचे, बहुत नीचे गिरा था। अब थोड़ा यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली न्यूज का इफेक्ट भी है इसमें। बने रहिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैं पर्सनली बेचना चाहूंगा 1,200 1,300 के ऊपर, अभी तो नहीं, इस भाव पे नहीं बेचेंगे। रिकवरी आ रहा है, वेट कीजिए, नहीं तो पहले से प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो फिर आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, वेट ठीक है, कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, हैं? जी, स्टॉप लॉस क्या होगा सर इनके लिए? देखिए मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 915 के आसपास मेंटेन करके जाइए आप। तो अभी 915 है, जब 960 पे खड़ा है, से फॉर एग्जांपल कल भी अगर चल जाता है या फिर आने वाले दिनों में चलता है, तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस फिर रिवाइज करते चलें। डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर माइंड, यू नीड टू चेंज योर स्टॉप लॉस एवरी डे। जब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आएगा ऐसे एवरी डे आपका लेवल चेंज होते रहेंगे, तो न्यू लेवल पे एक बार रिव्यू भी करते रहिए आप। जैसे ही स्टॉक्स मोटा मोटा 1100 के ऊपर सस्टेन करें ना आप, इसमें एक बार 1,000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1100 के ऊपर, क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट पे रहेगा, लेकिन व्यू अल्टीमेटली इसमें मेरा पॉजिटिव ही है अभी।